बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ सलमान हैदर। कोई शक नहीं, अदलिया और एग्जीक्यूटिव की महाजराई है और इसमें मुसलसल शिद्दत भी आती जा रही है, लेकिन एक पुरस्कार खामोशी है सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से। जजेस को केसेस से पीछे हटाने के लिए कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ तो तौहीन आमेज मुहिम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए जजेस को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। कई लोग थे, लेकिन फैसल वाडा साहब तो इस हद तक आगे आ गए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इसाक साहब को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस लेना पड़ा। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल साहब को जी तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए 5 जून यानी 15 दिन की मोहलत दी है कि ज़ाती हैसियत में तलब हो और तमाम तर अपनी ये जो हमारा नोटिस इसका जवाब दें हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का, लेकिन बादियों नज़र में आप तौहीन अदालत के ही मुर्तकिब हुए हैं। यह एक सवाल बहुत अहम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वजाहत कर चुकी है और बार बार वजाहत कर चुकी है कि जजेस की दौरी शरीयत रखना कोई गैर कानूनी काम भी नहीं है। माहिर कानून भी ये कह रहे हैं। फिर इन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस और जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? फैसल वाडा साहब, तलाल चौधरी साहब सेनेटर हैं, जबकि मुस्तफा कमाल, ओन चौधरी ये दोनों कौमी असम्बली के मेंबर हैं, यानी चारों हजरात पार्लियामेंट के रुकन हैं। अगर उन्हें जजेस की दोहरी शरीयत पर एतराज़ है तो इन लोगों ने वहाँ पर बात क्यों नहीं की, पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं की? वहाँ करते तो फैसल वाडा, मुस्तफा कमाल पर यकीनन तौहीन अदालत का इल्ज़ाम भी नहीं लगता और ना ही कोई ऐसा नोटिस जारी होता। हाँ, इन लोगों को इतना ही एतराज़ है तो ये लोग हुकूमत का हिस्सा हैं या कम से कम इत्तेहादी ज़रूर है। इस मामले पर कानून साजी करते, मुतालबा करते। ये चंद इंतहाई अहम सवाल हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये जो अचानक से जस्टिस बाबर सत्तार या दीगर के हवाले से जो एलिगेशन शुरू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, एक यलगार बनी हुई है, इसके पीछे कोई ख़ास वजह ज़रूर है और इस ख़ास वजह से मुतालिक जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने भी इशारा किया है, प्रॉक्सिक्स तक कहा है। तो बहरहाल 14 मई को जस्टिस बाबर सत्तार साहब को जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया ख़त सामने आया था ना, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का मुझे पैगाम मिला है कि ऑडियो लीक से पीछे हट जाओ। ये भी इस बात को जाहिर करता है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में सब ठीक नहीं है और इदारों के दरमियान तसादुम मुल्क और जमहूरियत दोनों के लिए भी ठीक नहीं है। इस सारे मामले पर तो बात करेंगे और ये भी कि जजेस की दौरी शरीयत से मुतालिक कानून में तरमीम करने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक ऐसे शख्स से आपकी गुफ्तगू कराएंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे जिनके पास अमेरिका की शहरियत थी, बाय बर्थ शहरियत थी, मगर उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के लिए अपनी नेशनलिटी को गिव अप किया, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बन पाए। ये सारा माजरा क्या था, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया अनीस जिलानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अनीस साहब ये बताइएगा, पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से जजेस की दौरी शरीयत पर सवाल है, खासकर बाबर सत्तार साहब के हवाले से भी कि जब दौरी शरीयत रखने के लिए उनको इजाज़त नहीं तो वो जज क्यों बने। ये बताइएगा, कानून भी नहीं है मगर फिर भी आपने अमरीकी शरीयत गिव अप की, आपको कुछ गारंटीज भी दी गई थी, अपना माजरा ज़रा खुद सुनाएं। कहानी है वो ये है कि मुझे पहली बात तो ये है कि आप बेशुमार वकुला हजरात जो है वो जज बनने के ख्वाह होते हैं और बहुत ज़्यादा लॉबिंग करते हैं और कोशिश करते हैं। कोई आपको ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहे कि जी मुझे जज बनाए। मुझे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है कासी साहब, उन्होंने 2011 या 12 में मेरे से रब्ता किया और मुझे कहा कि हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने मेरी से डॉक्यूमेंटेशन मांगते रहे कि अब ये चीज़ दे दें, अब वो इस तरह से ये कुछ अरसे चलती रही बात। और उसके बाद 2012 के या 2013 के दौरान जो है इन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया और कहा कि आपके पास अमेरिकन नेशनैलिटी भी है। तो मैंने इनको कहा कि जी मैं अमेरिका में पैदा हुआ था, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो वहाँ पर PhD कर रहे थे, तो उस वक्त मेरी वलादत हुई थी। तो अमेरिका के जो आइन है उसके अंदर ये शिक मौजूद है कि अगर कोई भी शख्स अमेरिका में पैदा होता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली अमेरिकन नेशनैलिटी चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि आप ये नेशनैलिटी छोड़ दें। मैंने कहा कि ये मुझे नेशनैलिटी छोड़ने की, एक तो ये कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा, दूसरी बात ये कि पूरे पाकिस्तान के आइन में या पाकिस्तान के कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो ये कहे कि अगर आप डुअल नेशनल हैं तो आप पाकिस्तान के जज नहीं बन सकते। और उन्होंने प्रोबेबली जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनसे मशवरा किया, उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया था। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, इसे कहो कि नेशनैलिटी छोड़े। तो उसमें फिर मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब के पास मैं गया और इफ्तिखार चौधरी साहब से मेरी 2 मुलाकातें हुई और उसमें मैंने उनसे मशवरा किया। तो मैंने उन्हें ये भी अर्ज किया कि जी कहीं
पाकिस्तान के कानून में नहीं है कि डुअल नेशनल जो है वो जज नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि नहीं है, लेकिन मैंने कुछ जो मैंने जो उनको डिस्क्वालीफाई किया है, तो इसलिए ये एक सियासी ये बात बन जाएगी अगर मैंने आपको जज बना दिया, तो इसलिए आप ये बराए करम छोड़ दें। मैंने पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब थे उनकी सुनी, मैंने नेशनलिटी छोड़ दी। अच्छा, छोड़ दी। और उसके बाद जो है इत्तला मिली कि जी जज नहीं बनाया गया। बस उसके बाद मैंने सब्र कर लिया। यानी आपके साथ धोखा हो गया, आपने उनके कहने पे नेशनलिटी छोड़ी और उसके बावजूद आपको जज नहीं बनाया गया। जी जी, तो उसकी वजह की जज बनना जो है वो कानूनी सलाहियत पर कतई नहीं है मबनी बात। ये बहुत ज्यादा एक सियासी पोस्ट होती है, इसमें सियासत बहुत ज्यादा मुलव्वस है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये इसमें इतनी ज्यादा सियासत है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और इस वक्त पाकिस्तान की इस जस्टिस बाबर सत्तार को लेकर सियासत ही हो रही है, आप समझते हैं? हाँ बिल्कुल हो रही है। बाबर सत्तार साहब के साथ, बाबर सत्तार का जो है वो थोड़ा सा इशू इस तरह से मुख्तलिफ है कि वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन थी, ये आई किस तरह है पब्लिक। तो उनका केस जो है वो इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जी जो वार्डा साहब है, वार्डा साहब उसको थोड़ा सा इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप के पास अगर ग्रीन कार्ड था तो आपको जज कैसे बना लिया। अच्छा, ग्रीन कार्ड और नेशनलिटी में फर्क है सर? वैसे थोड़ा बता दें। देखिए हाँ बिल्कुल फर्क है तकरीबन। देखिए जो मर्रात हैं अमेरिका के अंदर, ग्रीन कार्ड अगर किसी के पास हो और अगर किसी के पास नेशनलिटी हो, वो तकरीबन एक ही है। वाहिद चीज जो 2-3 तब्दीलियां हैं वो ये है कि एक, आप वोट नहीं डाल सकते अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो। दूसरा ये कि इसी तरीके से अनीस जिलानी साहब, आपके पास पासपोर्ट नहीं होता। जी अनीस साहब, यानी हम ये मान सकते हैं कि बाबर सत्तार साहब ने से भी उस वक्त ये सवाल किए गए होंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की जानिब से, उनको बाकायदा बताया गया होगा कि जनाब मेरे पास ग्रीन कार्ड है, ये कंपल्शन है बताना। जी हाँ, तो क्योंकि मैंने बताया कि देखिए वैसे तो आपके पास कुछ ममालिक के वीजाज होते हैं, तो अगर फर्ज करें आपके पास जो है किसी मुल्क का वीजा हो, तो ये तो आप ऐसी पोजीशन में नहीं होते कि हर मुल्क का वीजा बताएं कि जी मेरे पास इस मुल्क का भी वीजा है, इस मुल्क का भी वीजा है। ग्रीन कार्ड थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज है, क्योंकि ग्रीन कार्ड जो है वो एक स्टेप होता है और बहुत बड़ा स्टेप होता है टूवर्ड्स एक्वायरिंग द नेशनलिटी, कि बस इसके बाद अगला कदम जो होता है वो नेशनलिटी की एक्विजिशन होती है। Okay. और बाय द वे ये फिर इसमें ये भी होता है कि ये आप उसको गिव अप तो नहीं करते ग्रीन कार्ड को। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आप ध्यान में रखें कि आप ग्रीन कार्ड को छोड़ते नहीं है। ठीक, तो वो ग्रीन कार्ड जो है आप उसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं, अनलाइक द नेशनलिटी पार्ट। बहुत शुक्रिया अनीस जिलानी साहब। कोई शक नहीं कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, वादे भी लिए गए और कंडीशंस भी रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया क्योंकि लेवल इस हद तक था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब को कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब को कह रहा है। मेरा आम तरीन इशू बिल्कुल बहस दूसरी तरफ चलेगी। शाह खावर साहब हमारे साथ होंगे, माहिर कानून है, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, और हसन रज़ा पाशा साहब साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले शाह खावर साहब, आप खुद जुडिशरी का एक बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा रहे हुए हैं। जज बनना कोई कानूनी काबिलियत नहीं है, ये एक सियासी सीट है, ये एक सियासी पोस्ट है, ये कहा अनीस जिलानी साहब ने जब उनके साथ ये ज्यादती हुई। किस हद तक मेरिट के जुमले हैं ये? अनीस जिलानी साहब के साथ मेरे अपने ज़ाती बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो बड़े नफीस और शरीफ नफ्स इंसान है। और यकीनन जो वो वाक़या बता रहे थे कि उनको बिल्कुल एट द 11th आवर जो है उनका नाम ड्रॉप किया गया, हालांकि उन्होंने बाय बर्थ उनकी जो नेशनलिटी थी वो भी उन्होंने जो है वो छोड़ दी थी। जहाँ तक सियासी अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि उसको अगर आप कहें कि ये सियासी अपॉइंटमेंट होती है। उसकी वजह ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो तरीक़ाकार जो वज़ा हो गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का,
तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई सियासी कंसिडरेशन होती है। वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जिसके 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यानी 2013 तक हो सकता है ना ये जज? सर 2013 तक इसको सियासी पोस्ट कहा जा सकता है। उससे पहले भी मैं उससे नहीं सियासी आप टोटली भी नहीं कह सकते। देखिए उसमें फर्क सिर्फ ये था कि अभी जो राइज तरीकाकार है उसमें ज्यादा जो है वो जुडिशरी के अराकीन होते हैं, तो हम समझते हैं कि उनकी राय जो है वो ज्यादा असरअंदाज हो जाती है। उससे पहले जो था वो मुतलका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो मुशावरत से करते थे। उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि प्योरली सियासी होता था, उसमें भी मुशावरत चीफ जस्टिस साहिबान की जरूरी होती थी। तो मैं इसको खैर सियासी ना उस वक्त कहूँगा कि टोटली सियासी था, ना इस वक्त मैं कहूँगा टोटली सियासी। हाँ, उसके अभी जो तैनाती है अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और तमाम बार जो हैं उनकी राय है कि इसके तरीक़ाकार में तब्दीली होनी चाहिए, इसमें मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए। और इसमें जो है एक चूँकि अभी मुरवजा तरीक़ाकार 18वीं तरमीम में या 19वीं तरमीम में भी उसको जो है रिकन्फर्म किया गया था, उसमें यह है कि एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद जो एक 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी थी जिसमें आधे जो अरकान थे वो अपोजिशन से होते थे और आधे ट्रेजरी बेंचेस से, MNAs भी और सेनेटर्स भी, उनका रोल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और वो भी जो है जजेस, वो जो अब हमारे अदलिया के फैसले थे, उन्होंने उनका रोल रिडंडेंट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तैनाती के मुतालिक जो है ज़रूर एक तरमीम होनी चाहिए और उसमें मज़ीद शफाफियत और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और ठीक है, अब मैं एक सवाल करना चाहूँगा आबिद ज़ुबैरी साहब से। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने सुना अनीस जिलानी साहब को, कानून भी कोई नहीं, लेकिन एक प्राइड था, एक फ़ख्र था जिसकी खातिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनना चाहते थे। कंडीशंस उनके सामने रखी गई कि आपको अपनी शहरियत छोड़नी पड़ेगी। जब कानून है ही नहीं, उसके बावजूद इतने टॉप लेवल से इस तरह की कंडीशंस रखी जाना, और आज भी कानून मौजूद नहीं है, उसके बावजूद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके एलिगेट किया जाना, आप समझते हैं कि वो वक्त भी दुरुस्त है और ये वक्त भी दुरुस्त है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम थी ये 2010 में आ चुकी थी। तो ये जो अभी शाह खावर साहब ने बताया तरीक़ाकार उस वक्त राइज हो गया था। अगर चीफ जस्टिस ने अनीस जिलानी साहब सीनियर काउंसिल हैं, उनसे अगर इस तरह से कहा तो इनको सोचना चाहिए था कि जी अगर वो कह रहे हैं ना कर दे, लेकिन कंफर्मेशन तो उसी वक्त होती है जुडिशल कमीशन आपको अप्रूव करता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, उसके अप्रूवल के बाद फिर मैटर प्राइम मिनिस्टर और सदर को भेजा जाता है। तो अब मुझे नहीं पता कि इनके केस में कहाँ से मना हुआ इनके अपॉइंटमेंट। क्या चीफ जस्टिस खुद शामिल थे उसके अंदर, क्योंकि वो तो एक मेंबर थे उसके और जजेस के थे, तो इनका कहा नाम क्यों नहीं लिया गया? और अगर उनसे कहा गया दोहरी शहरियत छोड़ने का, तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं समझता हूँ इन्होंने अपने एक अपॉइंट होना चाहते थे तो उन्होंने अपना नाम दिया, उनसे रिक्वेस्ट की गई तो आए, लेकिन कंफर्मेशन तो उसी वक्त होती है जब सदर नोटिफिकेशन इशू होता है। तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या हो गई, लेकिन ये सिस्टम 2010 से राइज हुआ है। तो जैसे आपने कहा सियासत का इसका ताल्लुक होता है, कुछ थोड़ा बहुत होता होगा लेकिन इतना नहीं होता, इसमें जजेस प्रिवेल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात अभी जो शाह खावर साहब ने की कि पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया, तो मैं भी उस केस में वकील था, मुनीर भट्टी का केस है 2011 का। उसके अंदर ये बात नहीं कही थी कि पीसी की कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर जुडिशल कमीशन का किसी फैसले के वो खिलाफ जाती है पार्लियामेंट्री कमेटी तो उनको रीजंस देने होंगे और वो जुडिशली रिव्यूएबल होंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा कुछ अरसे पहले पेशावर की 3 जजेस को डिस्ट्रिक्ट जज को रिकमेंड किया जुडिशल कमीशन, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद वो केसेस चले बोले तो वो अपॉइंट नहीं हुए वो लोग, लेकिन उनको चैलेंज कर सकते थे और बाद में जाके हो सकता है वो अपॉइंट हो जाते, लेकिन वो भी जुडिशल फैसले से। तो ये तरीका कहना कि टोटली वो पीसी रिडंडेंट हो गई, मैं थोड़ा सा अदब के साथ इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि मैं उस केस में खुद मेंबर था, जजमेंट आप पढ़ लें। हाँ, लेकिन जहाँ तक बेहतरी का सवाल है, मैं समझता हूँ बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोग उसके अंदर शामिल हो गए क्या। और अब जो नई जो मैंने सुना था एक तरमीम लाना चाह रहे हैं, और आप देखेंगे मैं और हम बार काउंसिल एसोसिएशन को बिल्कुल उससे इख्तिलाफ करना चाहिए कि एक पोजीशन के लिए 3 नाम या ज़्यादा नाम दिए जाएंगे, उसके कंसिडर जो जिसको सेलेक्ट कर लिया, जो 2 लोग बेचारे फारिग हुए, वो सारी उम्र ये लेबल लगा के बैठे रहेंगे कि जी हमारा नाम आया लेकिन हमारा नाम वहां से गिर गया। तो ये भी एक तरह से एक स्टिग्मा होगा उन लोगों के लिए। साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, थोड़ी मुझे इस पब्लिक जरा जानना चाह रही है कि
जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब जी। को जज बनने की मंजूरी दी गई, डेफिनेटली जुडिशल कमीशन के सामने ये सारी बात हुई थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसके और सामने सब पीसी ने चीजें और डिस्कस हुई पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी अप्रूव किया। तो यानी उनके सामने नहीं, उनके देखिए, सामने बाबर ये सत्तार- डिस्कस हुआ होगा कि ग्रीन कार्ड होल्डर है, यानी उनके नॉलेज में होगा, बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद बिल्कुल, हाईकोर्ट के देखिए, रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि देखिए, ऑन मैं डॉक्यूमेंट आपको- नहीं है। नहीं, अगर ये बात कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। पॉइंट इज दैट कि उसको देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर है उसका कोई नहीं। ये खामखा की डिबेट चला दी है क्योंकि बाबर सत्तार एक जो फैसले कर रहे हैं वो यहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनको नापसंद है, उनको कॉन्ट्रोवर्शियल, उनकी लीक करी जा रही है उनकी डॉक्यूमेंटेशन। तो ये देखिए ना उनके खिलाफ, और ये जुडिशरी पे एक हमला है, ये उस सारे एक और उसका तसलसल, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनके बंदों ने आके, जिसके लिए आप पता नहीं आप बात कर सकते हैं उस पर, क्योंकि नहीं अब ऑर्डर आ गया कि आप भी इसके ऊपर बात ना करें। मुझे नहीं पता आप कैसे बात करेंगे क्योंकि वो जज ऑर्डर आया हुआ है कि मीडिया में भी वो डिस्कस नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तौहीन तो आप अदालत वाली कोई देख बात नहीं लीजिएगा उस करेंगे ऑर्डर ना, को, हम हमसे- जजेस पे तनकीद वाली कोई बात नहीं करें। नहीं, हम तो लेकिन इस बहस पॉइंट को इज दैट कि बिल्कुल देखिए मामला सब जुडिस है। लेकिन आप देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये कोई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंट्रोवर्शियल उनको बना दिया गया। और भी जजेस मौजूद है, हमारे सिंध हाई कोर्ट में जजेस मौजूद है दोहरी शहरियत की। यहाँ तो दोहरी शहरियत है ही नहीं जस्टिस बाबर सत्तार की। दोहरी शहरियत वाले जजेस हर कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन कोई पाबंदी, सिर्फ आर्टिकल 63C जो है वो पाबंद करता है कि वो पार्लियामेंटेरियंस की दोहरी शहरियत नहीं होती। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, वो अमेंडमेंट कर दे। पार्लियामेंट इसमें amendment क्या कर दें, इतना बड़ा कम से कम मजाक है? press वो conference amendment ना कर दे कि करें। आइंदा से जजेस जो होंगे वो दोहरी शहरियत के नहीं होंगे। ठीक सर, मैं लेकिन आता ये हूं कह दोबारा। देना या किसी को गिव अप करा देना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है ये। बिल्कुल गलत है। अब इस समय दोबारा आता हूँ, हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ मौजूद। हसन रजा पाशा साहब, ये तो तय है कि इस वक्त अदलिया में मदाखलत का अंसर भी है, इसीलिए बात 6 जजेस से सिंध हाई कोर्ट पर चली गई और पेशावर हाई कोर्ट ने भी उनका साथ दिया, ये सब चीज़ें, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनका साथ दिया। लेकिन ये तनाव तो है, महाजराई तो है। आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगी ये महाजराई? देखिए, महाजराई हमेशा मुल्क के लिए और कौम के लिए नुकसानदेह होती है। इंतज़ामिया को भी समझना चाहिए कि अदलिया एक ऐसा कंपोनेंट है इस सोसाइटी का और इस पूरे सेटअप का कि जिसको अगर आपने दबाव में और प्रेशर में लाना है तो जो अवाम है वो कभी भी नहीं चाहते। एक बात बहरहाल तय है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम वो आज़ाद अदलिया चाहती है। अब अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनको भी चाहिए कि वो जिस तरीके से अभी उन्होंने अपना उसको इसी तरह कायम और दायम रखें। कंप्रोमाइज़ की बात जब भी होती है वो इदारों के लिए नुकसानदेह होती है। वक्ती तौर पे एक काम चल जाता है, मिट्टी पाव वाली बात होती है कि जी कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका नुकसान होता है और इदारे उससे तबाह हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस मामले पे कंप्रोमाइज वाली बात नहीं है। इंतजामिया को सोचना पड़ेगा कि उनकी क्या क्या लिमिटेशन है और अदलिया को भी सोचना पड़ेगा। जहां तक ट्राइकोटमी ऑफ पावर का तल्लक है, जब तक उस पे अमल दरामद नहीं होता उस पर नहीं है। आप देखें सारे पार्लियामेंटेरियन, जिस तरह के अपने इंट्रो में फरमाया, क्या ही बेहतर होता कि एज प्राइवेट मेंबर अपने इदारे में एक बिल ले आता, ग्रीन कार्ड होल्डर है वो अदलिया में नहीं जा सकता। अब बाबर सत्तार साहब जो है वो ड्यूल नेशनल बिल्कुल नहीं है। अमेरिकन नेशनल कंसिडर इसलिए नहीं किया जा सकता कि ना उनके पास पासपोर्ट है ना वो वोट दे सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और शाह खबर साहब से यही सवाल कि अदलिया को आज़ाद होने की ज़रूरत है, लेकिन अदलिया को आज़ाद कौन करेगा? जजेस करेंगे, पार्लियामेंट करेगी या एस्टेब्लिशमेंट करेगी? और ऐसे में जब पार्लियामेंटेरियंस में से एक ज़बरदस्त किस्म के पार्लियामेंटेरियन ये कहें कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की ज़रूरत है 6 जजेस के ख़त को, इसका क्या मतलब लें? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शाह खबर साहब, सवाल मेरा वही है कि अदलिया को आज़ाद कौन करेगा? जजेस करवाएंगे अदलिया को आज़ाद, पार्लियामेंट करवाएगी या इस्टेब्लिशमेंट करेगी? एक सवाल है। लेकिन उससे पहले ज़रा राना सनाउल्लाह साहब ने जो 6 जजेस वाला जो ख़त है ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के हवाले से उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस इस हवाले से
आईनी और कानूनी हैसियत बड़ी मजबूत रखता है। जी शाह खबर साहब, आप साबिक जज भी रहे हैं, क्या आप वाज़ेह पोजीशन बताएं क्या होनी चाहिए? क्या पंचायती फैसला होना चाहिए? इस 6 जजेस का खत बड़ी चीज़ें उन्होंने स्टेक पे रखी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें रिस्क पे ली हुई हैं। अब पाकिस्तान की बेशतर तकरीबन तमाम अदालतें इन 6 जजेस के खत के साथ है। सर सलमान साहब, बात यह है कि अदलिया को किसी ने भी आज़ाद नहीं करना, अदलिया को आइन ने आज़ाद करना है। और आइन पे अगर पूरे तरीके से अमल दरामद हो जाए, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी खुद भी और मुकन्ना भी, तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल आइन के अंदर मौजूद है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताऊँ कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं, मैं सीनियर लॉ ऑफिसर भी रहा हूँ, मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, मैंने एज एक्टिंग अटॉर्नी जनरल जो है वो परफॉर्म किया हुआ है, मैंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पर परफॉर्म किया हुआ है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊँ, कि जो बेंचेस के या जजेस के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं एग्जीक्यूटिव के हवाले से, तो उसमें जो सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट और जो रोल प्ले कर सकता है इदारा, वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है या सूबों में एडवोकेट जनरल ऑफिस होता है। तो एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल जो है उनका डायरेक्ट राब्ता होता है जजेस के साथ भी, चीफ जस्टिस के साथ भी, और वो कोई ढका छुपा नहीं होता। वो चूंकि उनका तरीक़ाकार ऐसा है कि वो बहुत सारे मामलात जो हैं वो चैम्बर्स में डिस्कस करते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर अटॉर्नी जनरल को बीच में वो किया जाए, शामिल किया जाए या एडवोकेट जनरल्स को, तो ये इंतज़ामी सतह पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इस तरह की चीज़ें ये वहाँ पे भी तय हो सकती हैं। मैं उसूली तौर के ऊपर ये जो ख़त लिखा जाना है उस ठीक है, उनके कंसर्न्स हैं, वो अंडर प्रेशर महसूस कर रहे होंगे जजेस साहिबान, लेकिन वो ख़त लिखना और ख़त लिख के भी उसका मुश्तहर होना और उसके बाद फिर आपकी जो हसास सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका नाम सामने आना और उस पर रोज़ाना डिस्कशन होना, वो मैं समझता हूँ कि इदारों के दरमियान एक तसादुम की जो है वो सूरत हाल नज़र आती है। ठीक है। और उससे फिर हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो फिर उस पर मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, और वही पहला वाला जो खत था में है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला खत जो था शाह खबर साहब, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर से हुआ था, ठीक है, इन जजेस में से किसी ने मुश्तहर नहीं किया। दूसरा वाला जो खत था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया गया था, वो भी उनकी तरफ से था। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं दे रहा कि किसने मुश्तहर किया या नहीं किया, मैं ये कहता हूं उसको मुश्तहर नहीं होना चाहिए था। और ये चीजें जो अभी राना सनाउल्लाह से आपने बात की है, ये मेरा ख्याल है कोई इस तरह की बात नहीं की है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं और या जो अदलिया है, इनके आपस में कोई तनाज़ा चल रहा है कि जिसके बारे में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होना चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ये कुछ इक़दामात जो हैं वो ऐसे किए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अटॉर्नी जनरल, मैं खुद एज अटॉर्नी जनरल बहुत सारी चीज़ें जो एग्जीक्यूटिव और हुकूमत और जो अदलिया है उनके दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, हम उसको अपने तौर पे ठीक कर लेते थे। इसी तरह एडवोकेट जनरल जो है वो सूबाई हुकूमतों के साथ मामलात को ठीक है। एक सिर्फ ये है कि एक आपस में कोऑर्डिनेशन और एतमाद होना चाहिए। इस तरह के मसाइल हमेशा होते आए रहे, इससे पहले भी जो मुदाखलतें होती रही आपके सामने है। आप मुख्तलिफ, ये तो मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर आप जुनेजो साहब की जो हुकूमत बिल्कुल वो दोबारा रिवाइव होने वाली थी 88 में, एंड में एक जो है मैसेज गया और उन्होंने असम्बलियां बहाल नहीं की, इकदाम को गलत करार दिया जनरल ज़ियाउल हक को। तो ये सारी चीजें हमें पता है, इसका तदारक होना चाहिए, लेकिन इसका तदारक जो है वो ऐसे तरीके से होना चाहिए कि उसमें जो कहते हैं ना कि इज्जतें भी बहाल रहें और पर्दे भी रह जाएं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ओवरऑल ये, और देखें अब हो क्या रहा है, अब पॉलिटिशियंस की साइड से कुछ लोग जो हैं वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ, अदलिया के हमारे मौजूद जजेस के नाम लेकर, और इसी तरह वहां से ऑब्जर्वेशंस आती हैं। मैं एक बात, आबिद जुबैरी साहब और हसन रजा पाशा साहब भी तशरीफ रखते हैं, हमारे लीडर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और दूसरे जो है वो वाइस चेयरमैन रहे हैं। खुदारा एक इनसे 10 जो है इनसे गुजारिश करें आप अदलिया से कि एक तो
अननेसेसरी ऑब्जर्वेशंस मत दें। और दूसरी चीज ये है, एक ऐसे जो है मैं एक मैकेनिज्म अवाल होना चाहिए कि ये जो मुअज़्ज़ज़ जज हजरात की रोप्स के अंदर तस्वीरें जो स्क्रीन पे आ जाती हैं, ये हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। अब मसला ये है कि हमारे तमाम जज हजरात, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी इतनी तस्वीरें मुश्तहिर हो चुकी हैं कि वो अगर बाजार में ग्रोसरी के लिए भी जा रहे हो तो सबको पता है। आबिद ज़ुबैरी साहब, शाह खबर साहब की दरख्वास्त भी आप तक पहुंच गई। जी, प्लीज। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी, जरा मुझे इससे मुतालिक भी बता दें। और शाह खबर साहब ने एक बड़ी उम्दा बात की, आमतौर पर अटॉर्नी जनरल होते ही इसलिए, या एडवोकेट जनरल ऐसे ही इसीलिए होते हैं कि इस तरह के मामला को ऐसा तरीके से निपटाया जा सके। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के केस में एडवोकेट जनरल ये कह रहे हैं, एडवोकेट जनरल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब बाबर सत्तार साहब के केस के हवाले से जो जितने भी इल्ज़ामात हैं सारे लोग वो बेबुनियाद हैं। अगर इसको आगे प्लेस किया गया तो मैं जस्टिस बाबर सत्तार को डिफेंड करूंगा। तो उन्होंने तो अपना भी बता दिया स्टांस कि मेरी नज़र में बाबर सत्तार साहब बिल्कुल इनोसेंट है। जी आबिद ज़ुबैरी साहब। जी बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक चीज़ ये भी सुनी थी कि जस्टिस बाबर सत्तार के केस में तो अटॉर्नी जनरल भी गए थे उनके पास, और उसके खिलाफ उसके बाद भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वो एक पैगाम लेके गए थे कि बैक ऑफ। तो वो भी हमने देखा, पता नहीं उसने सच्ची बात क्या है, वो शाह खबर साहब बेहतर बता सकेंगे क्योंकि ये रहे हैं उन पोजीशनों में। लेकिन फिर थोड़ा सा इख्तिलाफ मैं करूँगा अदब के साथ। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का काम ये नहीं होता, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हुकूमत वक्त को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आप बात करें, लेकिन जहाँ आइन और कानून पे हमला हो रहा हो तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल किसको डिफेंड करेगा, आइन और कानून को, जुडिशरी को, या हुकूमत वक्त को जो हम देख रहे हैं। तो क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफिस, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हुकूमत ये अपॉइंट करती है, उसका अंडर आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह देना इस वक्त जुडिशरी पे हमला हो रहा है, कौन सा कॉम्प्रोमाइज़, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, उन्हीं के ये लोग आके कह रहे हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये जजेस क्यों नहीं आए। खुल के बात होनी चाहिए। अब बिल्ली जो है थैले से बाहर आ गई है। ये बातें पहले हम जानते थे, लेकिन इस तरह खुल के बात नहीं हुई। इंस्टीट्यूशंस पे हमला हो रहा है, जजों पे हमला हो रहा है, उन पे तशद्दुद हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज कर लो। उन लोगों को, जिन लोगों ने किया, देखिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस पूरा फैसला नहीं हुआ। अगर जिन लोगों पे उन्होंने इल्जाम लगाया तो उनको कटहरे में ले आते तो हो सकता है यह चीजें नहीं हो रही होती। या पिछले साल जब इन 6 जजों ने, इन जजों को हमारे साथ ये हो रहा है, उस वक्त ये कुछ एक्शन ले रहे थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया। तो अब ये सारी चीज, अब सारे हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया कि ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये हमारी इदारों को आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर है, वंस फॉर ऑल, इसको क्लियर होना चाहिए। ओके आबिद भाई साहब, वहां फैसला होना चाहिए, वहां फैसला ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने किया, जिन पे इल्जाम है, वो कटहरे में आए, उनको करें, कोई मुल्क बदनाम नहीं होगा। ये आप असलियत आएगी। अगर बदनामी करनी नहीं चाहिए थी, हम वैसे ही बदनाम हो गए। अभी कश्मीर में जो हुआ, या जब ये जो अभी गंदम का स्कैंडल हुआ, अभी कश्मीर में जो हुआ है, इंडियन चैनल्स उठा के देख लें वो क्या बात कर रहे थे। उससे ज्यादा मतलब ये बातें कहना कि जी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके कुछ लोग, अगर उनमें गलत काम हुआ है उनको खुद अपना एहतसाब खुद। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आबिद साहब, मैं दोबारा आता हूं, उनके खिलाफ एक्शन। मैं दोबारा आता हूं। हसन रजा पाशा साहब, आप बताइएगा, सादा सवाल, सारी चीजें आपने बहस सुन ली, अदलिया और एग्जीक्यूटिव में जो इस वक्त तसादुम चल रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? देखें, बेनिफिशियरी तो इसमें मुझे दोनों में कोई नहीं नजर आ रहा, अलबत्ता तीसरा हो सकता है, नुकसान दोनों का हो रहा है। और देखें, मेरा ख्याल है कि जो मेरे भाई आबिद ज़ुबैरी साहब फरमा रहे हैं, शायद जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट शायद किया जा रहा है। तो मेरी समझ में आया, अगर शायद वो हो, जिस तरह शाह खबर साहब ने भी फरमाया कि अगर तमाम स्टेक होल्डर बैठ के बात कर लें और अपनी अपनी हदूद तयन कर लें, अगरचे आईने पाकिस्तान में तमाम की हदूद दी गई हैं और तमाम को लाइंस खींच दी गई हैं कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, तनाज़ा कहाँ बनता है कि जब वो लाइनें क्रॉस की जाती हैं तो फिर मसाइल बनते हैं। ये मामला भी लाइन क्रॉस करने वाला है। क्यों ना बैठ के बात कर लें कि जनाब ये आपकी लाइन है, ये आपकी हद है, ये मेरी हैसियत है, इससे आगे ना आपने बढ़ना है ना मैंने आगे बढ़ना है। फिर अगर इस तरह सेटलमेंट हो जाती है तो ये आगे चलने की बात हो रही है। जो इस वक्त हो चुका वो बहुत बुरा हुआ। अगर हम उठा के देखें मौलवी तमीजुद्दीन केस, उसको देखें, जुल्फकार अली भुट्टो केस देखें, क्या दबाव नहीं था, क्या जजेस ने वक्त भी नहीं कहा
ठीक है। क्या ये 6 पहले जजेस हैं जिन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है? नहीं, ये पिछले कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। नहीं, इस बार और वो इसको मट्टी पाव वाली पोजीशन है भी नहीं है हसन रजा साहब, इस बारी तो चीजें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बैठ के इस सेंस के साथ बैठे कि यस कन्फेस करें कि ये हमारा कसूर है, हमने गलत किया है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, बैठने के लिए भी तो पहले तस्लीम करना होगा ना सर। तस्लीम तो कोई भी नहीं कर रहा, बैठने के लिए भी तो तस्लीम करना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, करेक्शंस को जोड़ेंगे। माजी में जिस तरह अभी ये जो ऑडियो लीक्स के हवाले से एक केस की तहकीकात करें ना जस्टिस बाबर सत्तार साहब, माजी में भी जब जब जजेस ने उस लाइन को क्रॉस किया उनके खिलाफ सोशल मीडिया की कंपेन्स ऐसे ही रन हुई हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शाह खबर साहब, मुझे ये बताइएगा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की ज़ाती मालूमात पहली हैं और ये पहली बार नहीं हुआ। माजी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज जो है जस्टिस काजी फायजीसा साहब, उनसे मुतल्लिक शौकत अजीज़ सदीकी साहब से मुतल्लिक जब जब इन्होंने भी खुफिया इदारों की मुदाखलत के हवाले से कहीं ना कहीं निशानदेही की है ना, तो उनके खिलाफ भी ऐसी मनफी मुहिम चलाई गई है। और उस वक्त भी हमने माजी में देखा कुछ लोग होते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, चाहे इसके कि वो पार्लियामेंटेरियन ही होते हैं, और उस वक्त भी यही कदगन थी, उस वक्त भी यही बाइंडी थी कि यही गुफ्तगू वो पार्लियामेंट में जाके कर ले। तो हम देख रहे हैं कि ये खास एक पैटर्न है। जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे शाह खबर साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो जहां तक पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक है उनके पास कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस मौजूद हैं। उनके पास पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो खुल के बात कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकते हैं, लेकिन असल प्लेटफॉर्म उनका पार्लियामेंट होना चाहिए। वो अलग बात है कि वो जो उनको आज़ादी हासिल है उसमें आला अदलिया के जजेस के कंडक्ट के बारे में वो बात नहीं कर सकते, और आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जो है कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं कर सकते। उसके अलावा उनको आज़ादी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रहते हुए, मैं जैसे अभी बात की कि अगर जजेस ने, ठीक है, उन्होंने फैसला करना है आइन और कानून, सर ये दोनों गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ शाह खबर साहब प्लीज मुझे थोड़ा क्लियर कर दें, क्या ये पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू कर सकते हैं जुडिशरी और आपने सिक्योरिटी? मेरा ख्याल है कि जो जिस तरीके से रेडिक्यूल करना किसी को जाती किरदार के हवाले से, इस पे ममानियत है, पार्लियामेंट में भी नहीं कर सकते वो। और वैसे उनको कानून साजी के मुतालिक तजावीज़ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और यही बात आर्म्ड फोर्सेस की भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें हर इदारे का अपना अपना एहतराम है उसका, और अदलिया का बड़ा एहतराम है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है, बल्कि मुझे नागवार गुजरती है कि जब हमारे अदलिया के बारे में इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों और उसमें जजेस का नाम लेके उनको जो है वो मतून किया जाए। ठीक है, ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। उसकी वजह यह है कि अदलिया और आर्म्ड फोर्सेस दोनों थोड़े से ज़्यादा प्रिविलेज इदारे इस तरह हैं कि वो बड़े सेंसिटिव किस्म के काम कर रहे होते हैं, और उनको अननेसेसरीली हरफ तनकीद का निशाना नहीं बनाना। और उसी वक्त जवाब भी नहीं दे सकते। मैं ये तवक्को मैं यही कहता हूं कि मैं जो कहता हूं कि जो जज हजरात हैं, ठीक है, उनको भी गैर जरूरी जो है वो ऑब्जर्वेशंस मत कहें, और आप पहले से ही कुछ इदारों को नाम लेके उनको मोरद इल्जाम ठहराना ना शुरू कर दें। आप रिपोर्ट्स मंगवाएं, उसके मुताबिक। जी आबिद भाई साहब, यही सवाल मेरा आपसे है। थोड़ा सा तजावुज। ऑलराइट शाह खबर साहब, ऑलराइट जी आबिद भाई साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि आपको ऐसा लगता है फैसल वाडा, ओन चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, ज़ाहिर मैं इनकी तकरीर तो नहीं सुना सकता क्योंकि अदालत ने मना किया है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो थी इन्होंने अपनी मर्जी से की या इनसे करवाई गई? क्योंकि बेसिक इनका प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट था ना। अब आप इन तीनों हजरात जो हैं, आप इनका इलेक्शन देख लीजिए, ये किस तरह से इलेक्ट हुए। ओन चौधरी साहब, ये वाडवा साहब, दूसरे साहब जो हैं, तो उनके बड़ा सीरियस डिबेटिव है। दो लोग तो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, एक साहब जो है बड़ा एक सिंध के अंदर गठजोड़ हुआ, और दोनों पार्टीज जो यहाँ मेजॉरिटी पार्टी ने उनको इलेक्ट किया। तो आप जानते हैं कि इसके कहने पे मैं समझता हूँ कि वो इनके इलेक्शन जो है वही उसका साफ बता दिया। फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा, उन्होंने एक टीवी चैनल पे एक जूता भी रख दिया था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, तो वो अब तो आप देखिए ना, वो जूता क्या सिंबलाइज कर रहा था, तो ये दिखाना चाह रहे थे कि उसका होते हैं। अब ये हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम कि कहाँ तक ये बात सही है कि उनके पीछे कोई और हो या नहीं, लेकिन जो उन्होंने बात की वो जुडिशरी पे हमला था,
और वो जुडिशरी पे हमला इस तरह था क्योंकि वही वो जजेस थे जो अब ये 6 जजेस का केस सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर वो बातें हो रही हैं कि इंटेलिजेंस, तो उसको उनको टारगेट किया गया और इन लोगों से करवाया गया। नोटिस 2 लोगों को इशू आए, और भी लोग जिन्होंने बात की, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं हुआ अभी तक। उनको भी नोटिस होना चाहिए कि उन्होंने भी आके यही बात की, सिर्फ इन दोनों को क्यों किया। तो ये सारे लोग जो है उनको आए, और ये हमला है जुडिशरी पे, इसको हम हमला तस्वुर करते हैं। जी हसन रजा साहब, आप भी इसको हमला ही तस्वुर करते हैं? जी हसन रजा साहब, आप भी इसको हमला ही तस्वुर करते हैं? मैं कहता हूं कि जिस प्लानिंग के तहत और सारा एक एक देखे ना आप सारे कैरेक्टर्स देखें कि वो कौन से हैं और किन हालात में कैसी बातें उन्होंने की हैं। बिल्कुल आबू जुबैरी साहब ने ठीक कहा कि उन लोगों को भी जो है वो कटहरे में लाना चाहिए जो कि एक और सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने जजेस को टाउट तक कहा है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे पूरी भरपूर तरीके से मौजूद हैं। पिक एंड चूज भी नहीं होना चाहिए, सबको बुलाएं, पूछें, बताएं कि क्या टाउट कर, कौन सा टाउट जज है और कैसे टाउटी कर रहे हैं। आप जिस तरीके से एक प्लानिंग के तहत पूरे इदारे को मलाइन करने जा रहे हैं, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। और इसको कभी भी, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम चाहती है दिलो जान से कि उनकी अदलिया जो है वो आजाद हो। आजाद अदलिया ये हमारी बका की अलामत है। आजाद अदलिया हमारी बका की अलामत है। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, आबिद जुबैर नज़ार पाशा साहब। आज़ाद अदलिया के लिए बेहतरीन सवाल हमारा यही था कि अदलिया को आज़ाद अदलिया ही करेगी, और इसके लिए बेहतर ये है कि ये एक बार ये कज़िया तमाम हो जाए, ये इल्ज़ामात क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या कोई पंचायती फ़ैसला नहीं, वंस फॉर ऑल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही क्लियर करे तो सबसे मुनासिब होगा। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।